हेलो एंड वेलकम टू दी सरदाना एकेडमी। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करना शुरू किया है एनडीए के कोर्स में। तो एनडीए में हम लोगों ने पॉलिटी में डिस्कशन कर लिया है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश टाइम में जो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट बनाए गए थे उनको डिस्कस कर लिया है। फिर हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान बनाया गया और उसको बनाने में किसका योगदान था। तो देखिए क्या हुआ कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू किया गया इंडिया में तो वो 1947 में किया गया, लेकिन उससे पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमेटी फ्रेम कर दी गई थी और उस कमेटी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई 1946 में इस्टेब्लिश हुई और फिर 9 दिसंबर से इसकी लगातार मीटिंग होना स्टार्ट होती है। 1946 में एक दिन छोड़ करके एक दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग स्टार्ट हुई और बहुत ही रिगरस कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट के बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1934। तो एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे। एम.एन. रॉय सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम.एन. रॉय ने ही 1934 में प्रेजेंट किया था। हाउएवर द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुई। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। फिर 1934 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने की बात कही जाती है। फिर उसके बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है और ऑगस्ट ऑफर में रिकमेंड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ऑगस्ट ऑफर के बाद फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश कर दी जाती है। तो कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिशर्स आए थे। ये 3 ब्रिटिशर्स थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के हेड बनाए गए थे सर पैथिक लॉरेंस। तो इन तीनों की रिकमेंडेशन पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश कर दी गई, फ्रेम कर दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे उस समय के दिग्गज, बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही एजुकेटेड लर्नेड लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल and excluded areas, and later he became the first deputy prime minister of India. Pandit Jawaharlal Nehru, he was the head of Union Constitution Committee, State Committee for negotiating with the states, and Union Powers Committee. Later he became the first prime minister of India. Dr. Rajendra Prasad, he was the president of Constituent Assembly, Rules and Procedure Committee and Steering Committee, and later became the first President of India. Dr. B.R. Ambedkar, he was the chairman of Drafting Committee and later held the position as a Law Minister. तो ये लोग सब शामिल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वो सब इलेक्टेड मेंबर्स थे, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहाँ आप 2 इमेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इनसे
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 2 प्रेसिडेंट रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 9 दिसंबर 1946 से रेगुलरली ऑल्टरनेट डेज पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग स्टार्ट होती है। हर एक दिन छोड़ करके एक दिन मीटिंग होती थी। सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन 9 दिसंबर को 1946 को जो मीटिंग स्टार्ट हुई, इस मीटिंग को चेयर कौन करेगा, इस मीटिंग का अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई डिसाइड नहीं था। तो जो सीनियर मोस्ट लीडर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के, उन्हीं से ये कहा गया कि आप ही आज की मीटिंग को चेयर कर लो और आज की मीटिंग में हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन होगा। तब फिर केवल एक मीटिंग के लिए चेयरमैन बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट कहे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। केवल एक दिन के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे और फिर उसी दिन सभी लोगों ने यूनानिमसली चुन लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल बी दी चेयरमैन, विल बी दी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब 9th के बाद 11 दिसंबर ऑनवर्ड्स जितनी भी मीटिंग्स हुई, इन सभी मीटिंग को चेयर किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई 13 दिसंबर को और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मोटिव क्या होना चाहिए। दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली thoroughly, and now this objective resolution is known as preamble of Indian Constitution, the cover page of Indian Constitution, the index of Indian Constitution. As it is, it has been adopted by Constituent Assembly. We the people of India solemnly resolve ourselves. आप लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, ये इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो 1934 में एम.एन. रॉय आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने का। 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कांग्रेस वाले करना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की जानी चाहिए। अगस्त ऑफर आता है 1940 में, लॉर्ड लिनलिथगो इसको प्रेजेंट करते हैं और इस अगस्त ऑफर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और कैबिनेट मिशन में इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरशिप के लिए और फिर उसके बाद मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे मेंबर्स, लेकिन सब इलेक्टेड मेंबर्स थे। दैट इज बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय द मेथड ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो आज भी हमारे यहाँ इलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यही सारे मेथड से चुन करके प्रोविंशियल
असेंबली से चुन करके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। तो देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग की इमेज। 9 दिसंबर 1946 में जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट डे, इसकी इमेज है ये। अब इसमें आप इनको तो जानते ही हैं, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बगल में राइट में बैठे हैं BG खेर और फिर KM मुंशी, ये बैठे हैं पीछे। तो ये है पहली मीटिंग की इमेज और ये है 14 और 15 अगस्त की रात को जब इंडिपेंडेंस दी गई इंडिया को। तब उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी, जो बहुत ही फेमस स्पीच है, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच कहा जाता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, कहाँ से कौन से मेंबर्स आए थे, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389। 389 मेंबर्स तब थे जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की गई थी, लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 में पार्टीशन हो गया और पार्टीशन में कुछ मेंबर्स इंडिया से पाकिस्तान चले गए और इसी वजह से मेंबर्स का नंबर जो था 389 से घट गया और वो रह गया 299। लगभग 90 मेंबर्स कम हो गए, 90 मेंबर्स कम हो गए। और ये जो 299 मेंबर्स थे, इन 299 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से चुन करके आए थे, जबकि 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स से थे। 229 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से थे। सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के HC मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BN राव जो थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। BN राव वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका काम ये था कि जब कोई पार्ट या कोई क्लॉज फाइनलाइज हो जाता था, तब फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना और इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में अपनी राय एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, एज अ लीगल एडवाइज़र प्रेजेंट करना। वी द वुमन ऑफ इंडिया। तो ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं, ये महिलाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी। देयर वर 9 विमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 महिलाएं हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक्चुअली ये जो हैं पूर्णिमा बनर्जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी, ये फ्रीडम फाइटर थी। ये जब मास्टर दा वाला चटगांव कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, तब उसमें पूर्णिमा बनर्जी इन्वॉल्व थी। तो ये वी द वीमेन ऑफ इंडिया, ये मतलब जो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल विमेन हैं फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, ये वो महिलाएं हैं। और उनमें से जो 9 लेडीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको भी इसमें ऐड किया गया है। जैसे ये हैं दाक्षायणी वेलायुधम, दाक्षायणी वेलायुधम। तो ये दाक्षायणी वेलायुधम जो थी, ये फर्स्ट दलित लेडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फर्स्ट एंड ओनली दलित लेडी
of Constituent Assembly was Dakshayani Velayudham. हंसा जीवराज मेहता, तो हंसा जीवराज मेहता जो थी ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गुजरात से आती थी और सर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम 1945 टू 1949। ऐसे ही एनी मास्करेनहास फ्रीडम फाइटर एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं। इसके अलावा देखिए, एक देयर वाज अ सिंगल मुस्लिम लेडी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दैट सिंगल मुस्लिम लेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल वाज द सिंगल मुस्लिम लेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऐसे ही अब जैसे मालती चौधरी थी, तो ये मालती चौधरी ओडिशा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनकर के आई थी। तो ये कुछ लेडीज़ हैं, 9 लेडीज़ में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर रहीं। चलिए हम लोग थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और डिटेल से डिस्कशन करते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को। वॉज देयर एनी रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए मुस्लिम लीग का कोई रोल था? नो, देयर वॉज नो रोल played by Muslim League in the Constituent Assembly as it had boycotted this meeting citing their demand for partition। तो मुस्लिम लीग ने कोई रोल प्ले नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हम लोगों ने जो बेगम एजाज रसूल का नाम डिस्कस किया था वो भी मुस्लिम लीग की मेंबर नहीं थी। और इवन जिन्ना ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो लोग मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं हैं वो इंडिया के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं लेना चाहिए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एनश्राइंड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। Under this, the people of India were guaranteed social, economic and political justice, equality, fundamental freedoms. This resolution was unanimously adopted on 22nd January 1947 as preamble of Constitution of India। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल डिक्लेयर कर दिया गया और इसे प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 में ये प्रीएम्बल डिक्लेयर कर दिया गया था। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड एंड बाय whom, मतलब कब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया और किसके द्वारा? तो 13 दिसंबर 1946 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हेन वाज नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन अडॉप्टेड? तो हमारा जो ट्राई कलर है जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, इसे कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो इसे 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 में इसे डिज़ाइन किया था आंध्र प्रदेश के डिज़ाइनर, टेक्सटाइल एम्प्लॉय पेंगुली वेंकुइयर ने। पेंगुली वेंकुइयर। फॉर हाउ मैनी डेज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितना समय लगाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में? The time is taken by the assembly to frame the constitution was 2 years 11 months and 17 or 18 days. 2 years 11 months and 18 days.
मनी स्पेंट इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 64 lakhs, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर 64 लाख। When was जन गण मन अडॉप्टेड एज आवर नेशनल एंथम? तो जन गण मन को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे सबसे पहली बार कांग्रेस के आईएनसी सेशन में 1911 में 1911 में गाया गया था। हाउ मैनी आर्टिकल्स आवर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़? तो हमारे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स रखे गए थे? तो आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, 22, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इनका नंबर अब चेंज हो चुका है लेकिन अभी भी यही है। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, जबकि 4 नए पार्ट्स और बने हैं, लेकिन ये इन्हीं एग्जिस्टिंग पार्ट्स में सब पार्ट करके बनाए गए हैं। जैसे पार्ट 4 था, पार्ट 4A बना दिया गया, पार्ट 9 था, पार्ट 9A 9B बना दिया गया और पार्ट 14 था, पार्ट 14A बना दिया गया। तो ये 4 नए पार्ट बने हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स इज स्टिल द सेम, दैट इज 22। और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स ही हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 400 आर्टिकल कौन सा है, तो कोई नहीं है। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो नए आर्टिकल्स बने हैं वो इन्हीं एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स के अंडर में सब क्लॉज करके बनाए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) ऐसे करते करते बना दिए गए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आर्टिकल 243 में ऐड किए गए हैं, 243A, 243B, 243C, 243D, 243E, ऐसे करते 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 ZG तक आर्टिकल बनाए गए हैं। तो आज भी आर्टिकल्स का नंबर 395 ही है। जो चेंज हुआ है वो शेड्यूल्स में हुआ है। 8 शेड्यूल्स थे जो अब बढ़ करके 12 शेड्यूल्स हो गए, 12 शेड्यूल हो गए। What was the total number of sessions Constituent Assembly had? तो कितने टोटल सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। When was the draft of the Indian Constitution published? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने डिज़ाइन किया था वो कब बना, वो कब प्रेजेंट किया गया? द ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948 एंड कंट्रीज पीपल वर आस्क्ड फॉर देयर फीडबैक एंड इनपुट्स विद इन 8 months। तो जनवरी 1948 में इसे पब्लिश किया गया, डिक्लेयर किया गया, जनता से अपील की गई कि आपको अगर कोई अपना फीडबैक देना है इस रिगार्डिंग, ड्राफ्ट के रिगार्डिंग, तो आप 8 महीने के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी इम्पोर्टेंस दी गई थी। व्हाट वाज द डेट ऑफ द लास्ट सेशन? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ था? तो लास्ट सेशन हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच, 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 को। और इस 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इसीलिए प्रीएम्बल में ये वाली डेट लिखी हुई है। आज भी अगर आप प्रीएम्बल पढ़ते हो तो प्रीएम्बल में आज भी यही 26 नवंबर 1949 की डेट ही लिखी हुई है।
व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया, कब एनेक्ट किया गया, तो वो तो पता ही है, 26 जनवरी 1950 में इसे एनेक्ट किया गया था। और इस दिन को हम लोग आजकल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 26 नवंबर 1949 के डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर 1949। तो देखिए ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओरिजिनल इमेज, मतलब ओरिजिनल कॉपी। दो लैंग्वेज में इसे लिखा गया था, इंग्लिश और हिंदी। तो ये इंग्लिश कॉपी है, ये हिंदी कॉपी। द प्रीएम्बल पेज along with other pages of the first and original book of Constitution of India was designed and decorated solely by renowned painter व्यवहार शाखा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रंट पेज है उसकी डिज़ाइन है, ये प्रीएम्बल की डिज़ाइन है, बॉर्डर वॉर्डर सब बनाए गए हैं, पेंटिंग की गई है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी में हर पार्ट में, जो नए नए पार्ट आते थे ना, हर पार्ट में आर्ट मतलब पेंटिंग ड्राइंग की गई है। और इस ड्राइंग को किया है नंदलाल बोस ने। और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर भी नंदलाल बोस ने पेंट किए, जबकि बनाए हैं, ड्राइंग की है व्यवहार शाखा ने। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमिटीज़ और सब कमिटीज़ को मिला करके टोटल नंबर ऑफ कमिटीज़ थी 22। और इन 22 कमिटीज़ और सब कमिटीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट जो कमिटीज़ थी, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनके चेयरमैन कौन थे, इनके प्रेसिडेंट कौन थे। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो ये फंडामेंटल राइट्स कमेटी कही जाती है, ये माइनॉरिटी सब कमेटी कही जाती है, ये ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी कही जाती है। और इस कमेटी के हेड थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड थे H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी के हेड थे A.V. ठक्कर। A.V. ठक्कर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के हेड थे गोपीनाथ बारदोलोई। तो इस तरीके से 22 कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देयर वर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटीज़। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इन 7 मेंबर्स में से एक मेंबर तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे। बाकी 6 मेंबर्स में जैसे N. गोपालास्वामी अयंगर, गोपालास्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, D.P. खेतान, D.P. खेतान, B.L. मित्रा, B.L. मित्रा,
DP खेतान, BL मित्रा, KM मुंशी, और मोहम्मद सादुल्ला। तो क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी से इस टाइप से पूछे जाते हैं कि हु वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र मुस्लिम मेंबर कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। हु वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी विच वाज रिप्लेस्ड ड्यू टू दी डेथ। तो मतलब डेथ हो जाने की वजह से उनको रिप्लेस करना पड़ा और उनकी जगह पर एक नए मेंबर अपॉइंट हुए ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो डेथ की वजह से रिप्लेस होने वाले मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के DP खेतान, और DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया गया। TT कृष्णमाचारी वॉज अपॉइंटेड ऑन द प्लेस ऑफ DP खेतान। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज रिप्लेस्ड ड्यू टू इल हेल्थ। जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर कौन थे? तो वो थे BL मित्रा। BL मित्रा की जगह N माधवराव को अपॉइंट किया गया। N माधवराव। तो ये 9 मेंबर्स टोटल हुए, और इन 9 मेंबर्स को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या? रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। तो गवर्नमेंट और पीपल के कनेक्शन को जोड़ने वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसमें गवर्नमेंट आती है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल। और पीपल के लिए ही लॉ बनाना, मेक्स लॉ, इंटरप्रेट्स लॉ एंड एनफोर्सेस लॉ, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट और पीपल। फिर गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम देखिए, सबसे पहले कानून बनाना। तो कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर को कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन टर्म में पार्लियामेंट कहा जाता है, और पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं। जैसे अभी GST एक्ट बनाया गया था, ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्ट बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है। तो पार्लियामेंट मेक्स लॉज, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज, मतलब उस कानून की जो बनाया गया है उसको एक्सप्लेन करना, इलैबोरेट करना, डिस्क्राइब करना, ये काम इंटरप्रेट करना, ये काम जुडिशरी का होता है। और फिर एनफोर्सेस लॉ, उस कानून को, उस एक्ट को, उस लॉ को एनफोर्स कराना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द एग्जीक्यूटिव हेड। लेजिस्लेचर के हेड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर को, और जुडिशरी के हेड माना जाता है CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो इस समय DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया, और इसे एनेक्ट किया गया 2 महीने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 की डेट क्यों चुनी गई? इसे 26 नवंबर को भी तो एनेक्ट कर सकते थे। जब अडॉप्ट कर लिया, सभी ने साइन कर दिए, फाइनलाइज हो गया, फिर भी 2 महीने डिले किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और 26 जनवरी 1950 को इसे एनेक्ट किया गया, लागू किया गया। तो इसको डिले करने के पीछे क्या रीज़न था? तो 1929 में रावी नदी के बैंक पर
लाहौर में INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ और इस सेशन के चेयरमैन बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई। और ये भी कहा गया कि अगले साल से, मतलब 1929 के बाद से 1930 से हर साल 1930 में 26 जनवरी से हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। तो लोगों को ये पता था कि हमारा इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को होता है, क्योंकि उसी दिन वो लोग इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे हर साल। तो इस दिन को रिमेम्बरेंस के रूप में डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने रोका गया और फिर 26 जनवरी को इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो यही रीज़न है, क्योंकि हम लोगों को इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को तो मिला नहीं, हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है 15 अगस्त को। तो हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हो गया। तो 26 जनवरी को अब क्या किया जाए, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करने लगे। और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने रोक के रखना पड़ा, डिले करना पड़ा। तो ये रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी को एनेक्ट किया गया। द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, लेकिन इसको बनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी स्टडी किया गया था। तो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिए हैं उन्हें अलग अलग कंट्रीज़ से अडॉप्ट किया है, बोरो किया है। तो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हम लोगों ने नॉमिनल हेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री हम लोगों ने यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है 2 हाउसेस जो पार्लियामेंट में होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। यूनाइटेड किंगडम में भी 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। लोअर हाउस मोर पावरफुल, तो लोकसभा जैसे वहाँ यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स मोर पावरफुल है, वैसे ही इंडिया में लोकसभा को मोर पावरफुल किया गया। तो इसीलिए ये वाला प्रोविजन भी हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, तो जो गवर्नमेंट फ्रेम की जाती है वो लोअर हाउस में की जाती है, और लोअर हाउस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी प्रोविज़न हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। प्रोविज़न ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये प्रोविज़न भी हम लोगों ने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो लोकसभा में स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर का काम कंट्रोल करना होता है, चेयर करना होता है, अध्यक्षता करना होता है लोकसभा की। तो इन्हें स्पीकर कहा जाता है। जैसे इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से है। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस, हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, प्रीएम्बल की लैंग्वेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमली रिजॉल्व आवरसेल्व्स, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रॉम यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान तो बाद में आए, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको नहीं रखा था, ये बाद में अडॉप्ट किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी भी बाद में अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं रखा था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एबल टू इम्प्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर, तो यूएसएसआर ही था। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं।
there are three types of emergency mentioned in constitution: national emergency, state emergency, financial emergency। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, तो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन को कंडक्ट कराने के लिए जो लॉ है उसे हम लोगों ने जापान से लिया है। कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर रेसिडुअरी पावर्स का कॉन्सेप्ट लिया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमारे संविधान में हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, इसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहले जो एक्नॉलेजमेंट मिला था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिला। फिर अगस्त ऑफर में इसको रखा गया, फिर कैबिनेट मिशन ने इसका रिकमेंडेशन किया, तब कहीं जाकर के ये बनी। 11 सेशंस इसके होते हैं। 166 डेज तक असेंबली एग्जिस्टिंग रहती है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के साइन करके फाइनलाइज कर देती है। 284 मेंबर्स इस पे साइन करते हैं। 284 मेंबर्स ने इसकी ओरिजिनल कॉपी को साइन किया था। अब आप कहेंगे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 299 मेंबर्स बचे थे आफ्टर पार्टीशन और साइन किया 284 ने। क्यों? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो रिमेनिंग मेंबर्स थे वो डेथ की वजह से छूट गए थे। जैसे अभी डीपी खेतान की डेथ हुई तो डीपी खेतान की डेथ की जगह टीटी कृष्णमाचारी को ड्राफ्टिंग कमेटी में चुना गया। तो ऐसे जो डेथ हुई उसकी वजह से भी मेंबर कम हो गए। तो 284 मेंबर्स बचे फाइनली जिन्होंने इस पर साइन किए। वन 111 प्लेनरी सेशंस हुए 114 डेज तक। 308 members of assembly signed 2 copy of final document on 24 जनवरी 1950। तो 284 मेंबर्स ने 26 नवंबर 1949 को साइन किए और फाइनली 26 जनवरी 1950 तक आते आते इन मेंबर्स का नंबर 308 हो गया और उन 308 मेंबर ने दोनों कॉपीज पर साइन किए, हिंदी और इंग्लिश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ही रिपब्लिक डे डिक्लेयर कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिसॉल्व। अब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फेडरल फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का और यूनिटरी फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कौन कौन से एस्पेक्ट फेडरल फीचर में हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट यूनिटरी फीचर में हैं। फेडरल फीचर का मतलब होता है कि यहाँ फेडरेशन बनाया गया है, स्टेट और सेंटर में डिवाइड किया गया है अथॉरिटीज़ को, इसे फेडरल फीचर कहते हैं। यूनिटरी फीचर में सेंटर इज मोर पावरफुल, स्टेट्स are there but no state is having its own constitution or its flag. Therefore India is not considered as the complete federal country
इंडिया एक कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है, क्योंकि फेडरेशन में ये एस्पेक्ट होता है कि स्टेट विल बी मोर पावरफुल देन सेंटर एंड एवरी स्टेट विल हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी स्टेट्स विल हैव इट्स मोर हैविंग फ्लैग, हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट। तो ये सारे फीचर फेडरेशन के होते हैं। जैसे यूएसए है, यूएसए इज़ अ कंप्लीट फेडरल कंट्री। यूएसए में हर स्टेट का अपना फ्लैग है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही फ्लैग है, इसी वजह से इसे यूनिटरी फीचर कहा जाता है। तो फेडरल फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, इससे बड़ा कुछ नहीं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो हमारे यहाँ पावर्स को डिवाइड किया गया है, जबकि यूएसए में पावर्स को सेपरेट किया गया है। तो ये वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। तो डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का प्रेशर या किसी का फोर्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रखी गई है। ये भी फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं? जैसे सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है, पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन दी स्टेट मैटर्स, तो स्टेट के मैटर्स में सबसे ज़्यादा फाइनल डिसीजन सेंटर ही लेगा, यूनियन ही लेगा, क्योंकि यूनियन को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसीलिए यूनियन विल बी मोर पावरफुल। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सिस्टम बिकेम वर्चुअली यूनिटरी, तो जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो इमरजेंसी के टाइम पर पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब डिसॉल्व कर दिए जाते हैं। चेंजेस इन द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स बाय द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है कि अगर कोई नया स्टेट बनाना हो या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज में चेंज करना हो या नाम चेंज करना हो किसी भी टेरिटरी का, तो ये सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास हैं और किसी के पास नहीं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट रखी गई है। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स, जो स्टेट में गवर्नर्स होते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी, उन्हें अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो सेंटर के ही थ्रू होता है। डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट, तो हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और फिर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करके इसे सेंटर को हैंडओवर कर दिया जाता है और फिर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करता है इन टैक्सेस को इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, रेवेन्यूज़ के लिए, टैक्सेस के लिए, ग्रांट्स के लिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सम डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फीचर्स as compared to other constitution to the world. As Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of drafting committee, puts it, the framers had tried to accumulate and accommodate the best features of other constitutions, keeping in view the peculiar problems and needs of our country. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्पेशली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके फिर जो हमारे लिए फ्रूटफुल उन्हें लगा उनको अडॉप्ट किया हमारे लिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। इतना बड़ा आर्टिकल इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी और कंट्री का नहीं है। इवन
ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, केवल वो बोल दिया उन्होंने, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का। वहाँ जब क्वीन थी तो क्वीन, अब किंग हैं, जो वो कह देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, केवल 7 आर्टिकल्स हैं यूएसए में। तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लैक्सिबल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लैक्सिबल भी है, मतलब जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमें वैसे ही एक्ट करना है, वैसे ही रहना है। हम बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं कर सकते, इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, वही लीगल कहलाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, हम जब चाहें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है। अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, दोनों हैं। जबकि बहुत सारे कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन केवल डेमोक्रेटिक होता है, बहुत सारों का केवल रिपब्लिक होता है। जैसे चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक भी हैं, रिपब्लिक भी हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ फेडरेशन का कॉन्सेप्ट भी है, कंप्लीट फेडरेशन नहीं है, क्वासी फेडरेशन है इंडिया, लेकिन फेडरेशन का कॉन्सेप्ट भी है। फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, सेक्युलर स्टेट भी है। सेक्युलर स्टेट का मतलब हमारे यहाँ किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को डोमिनेट नहीं किया जाएगा, इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। एवरी रिलीजन विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल, इसे सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग रखा गया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे डिफरेंट है। और ये है उस कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जिसे आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे पार्लियामेंट के म्यूज़ियम में न्यू दिल्ली में रखा गया है। अ हाईटेक स्टोरी टेलिंग म्यूज़ियम depicting the continuum of the democratic heritage in India has been dedicated to the nation by Dr. APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस म्यूज़ियम को बनवाया था और इस म्यूज़ियम में ओरिजिनल कॉपी रखी गई थी। सब कोई आकर के इसको देख सकता है और इसे प्रिजर्व किया गया है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है कि ये कहीं ख़राब ना हो। धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा, लेकिन देखिए आज भी उसी कंडीशन में है क्योंकि इसे वेल मेंटेन्ड करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये जो म्यूज़ियम बनवाया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ये 14 अगस्त 2006 को डेडिकेट किया गया था सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। तो अब हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने वाले, मतलब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पेंटिंग की गई है, जो लिखा गया है, उसके बारे में भी तो डिस्कस कर लें। तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ये प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा वो थे जिन्होंने अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। दोनों कॉपीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी, हिंदी भी
और इंग्लिश भी। और इसके लिए जब उनसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने पूछा कि हम लिखवाना चाहते हैं आपसे, इन्होंने इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। तो जब चार्जेस पूछे गए कि आपका चार्ज कितना होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, क्योंकि बहुत हैक्टिक वर्क है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा, तब इन्होंने कहा कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये राइट चाहिए कि मैं अपना नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे लिख सकूं और अपने ग्रैंडफादर का भी नाम अपने हर पेज पर लिख सकूं। तब फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स मान गए। तो इसीलिए आज भी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आपने देखी, इस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में हर पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम लिखा हुआ है। ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, तो ये ब्योहार राम मनोहर सिन्हा वो थे जिन्होंने ड्राइंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन पर। was an Indian artist who is very well known for his illustrations in the original final manuscript of Constitution of India, including the complete preamble page, which was brought to fruition in 1949 as one of the most beautiful constitution। तो 1949 में इसे पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो बॉर्डर बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटेड है। जैसे अभी हम लोगों ने प्रीएम्बल में देखा था, प्रीएम्बल का जो बॉर्डर है दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ये बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटेड है और इसी वजह से इसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन का अवार्ड भी दिया गया। ये है, देखिए ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये ब्योहार राम मनोहर सिन्हा जी ने डिज़ाइन किया था। इसी की वजह से इसे मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा हर पेज पर ड्राइंग की गई है और वो ड्राइंग उस टाइम के रिनाउंड पेंटर नंदलाल बोस जी ने की है। तो ये हैं नंदलाल बोस। ही वॉज ऑल्सो फेमसली आस्क्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू स्केच द एम्ब्लेम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अवार्ड, इंक्लूडिंग भारत रत्न एंड पद्मश्री। तो भारत रत्न को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है, पद्मश्री को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है, अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल राम मनोहर। तो जो राम मनोहर, ब्योहार राम मनोहर सिन्हा हैं, वो इनके ही शिष्य हैं। नंदलाल बोस took up the historic task of beautifying, decorating the original manuscript of the Constitution of India। तो देखिए ये हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इंग्लिश और हिंदी। और यहाँ पर देखिए हर पेज पर इन्होंने अपना और अपने दादा का नाम भी लिखा है। ये हैं ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने ये प्रीएम्बल को डिज़ाइन किया, ड्राइंग की, बॉर्डर बनाया। A legendary artist who illustrated the Constitution of India। और ये हैं नंदलाल बोस, आर्टिस्ट नंदलाल बोस led the initiative to add art on the pages of Indian Constitution। तो देखिए ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में ये इंडियन डेटीज़ को हाईलाइट किया गया है। और ये हर पार्ट में ऐसा किया गया है, ड्राइंग की गई है, पेंटिंग की गई है। और ये जो पेंटिंग की गई है, ये पेंटिंग नंदलाल बोस ने की। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में मोस्ट ब्यूटीफाई कॉन्स्टिट्यूशन का अवार्ड मिला हुआ है। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।